Yes, hello dear students. So students, how are you all everyone? कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? फाइन एवरीवन? चलिए ठीक है. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि इकोनॉमिक्स में अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 7 चैप्टर्स. ओके, आई होप आप लोगों ने 7 चैप्टर्स के सारे वीडियोस प्रॉपर तरीके से देखे होंगे. वीडियोस के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे और आप उनकी रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे. ऐसी एक्सपेक्टेशंस मैं आपसे करता हूँ. करेक्ट है? तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8. ओके, सो चैप्टर नंबर 8 हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड द चैप्टर नंबर 8 इज अबाउट पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया. ओके, तो इस चैप्टर में हम लोगों को स्टडी करना है अबाउट पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया. इंडिया का पब्लिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है. अब बच्चों, यहाँ पर जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक फाइनेंस, जब ये पब्लिक वर्ड फाइनेंस से जुड़ जाता है तो यहाँ पर पब्लिक इस वर्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट अथॉरिटी. जब हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस तो इसका मतलब यहाँ पर जो पब्लिक वर्ड है, इस पब्लिक वर्ड का जो कंसर्न है वो कंसर्न किससे होता है बच्चों? गवर्नमेंट अथॉरिटी से होता है. और जब मैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज की बात करता हूँ, सो गवर्नमेंट अथॉरिटीज में 3 लेवल के गवर्नमेंट अथॉरिटीज यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं. एक होता है बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट. जब मैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज की बात कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अंदर 3 लेवल के गवर्नमेंट्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं. एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट एंड तीसरा होता है बच्चों लोकल अथॉरिटी. तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी. ये लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? हम जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ के आसपास की जो भी नगर पालिका होती है, जो भी महानगर पालिका होती है, उस महानगर पालिका के अथॉरिटी को हम लोग कहते हैं लोकल अथॉरिटी. ठीक है ना? ओके, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, जो कि एक तालुका लेवल पर होती है. करेक्ट है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक फाइनेंस, और जब ये पब्लिक वर्ड फाइनेंस से जुड़ जाता है तो यहाँ पर पब्लिक वर्ड का मीनिंग गवर्नमेंट अथॉरिटी से होता है. और गवर्नमेंट अथॉरिटीज में ये 3 लेवल की अथॉरिटियाँ यहाँ पर इंक्लूड की जाती है. एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र से ऑपरेट होता है, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट. तो हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट है उन सभी स्टेट की गवर्नमेंट की बात यहाँ पर हो रही है. और हर स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी तालुकाज हैं, उनके लोकल अथॉरिटीज़ की यहाँ पर बात हो रही है. तो ये वर्ड, ये मीनिंग हुआ किसका बच्चों? पब्लिक का. तो यहाँ पर कहीं पर भी पूरे चैप्टर में अगर मैं पब्लिक वर्ड अगर यूज़ करूँगा तो उस पब्लिक वर्ड का सीधा अर्थ आपको लगाना है गवर्नमेंट अथॉरिटी से. और जब मैं गवर्नमेंट अथॉरिटी कह रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी. तो मुझे बार बार ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गवर्नमेंट अथॉरिटी में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी. सो व्हेन आई विल यूज द वर्ड पब्लिक, so automatically in this word this all levels of government authority get included. okay, तो जब हम पब्लिक वर्ड यूज करेंगे तो मतलब इसमें ये सारे टाइप्स के, ये सारे लेवल के जो अथॉरिटियां हैं वो सब ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड हो जाती हैं. करेक्ट है? अब ये हुआ वर्ड मीनिंग पब्लिक का. अगर हम फाइनेंस की बात अगर करें तो बताओ फाइनेंस क्या होता है? तो फाइनेंस नो डाउट यहाँ पर फाइनेंस का मतलब ऑफकोर्स यहाँ पर मनी से है. फाइनेंस का मतलब यहाँ पर बच्चों पैसे से है. अब यहाँ पर मैं बात करूँगा गवर्नमेंट अथॉरिटी के फाइनेंस की. जब मैं गवर्नमेंट के अथॉरिटी के फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा किए गए एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के अथॉरिटी के द्वारा किए गए जो डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंडिचर होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. गवर्नमेंट के द्वारा कमाए गए डिफरेंट सोर्सेज से प्राप्त किए गए रेवेन्यूज़ की बात कर रहा हूँ. करेक्ट है? उसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए और दिए गए डेप्ट के बारे में अगर बात कर रहा हूँ तो कहने का मतलब क्लियर है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अथॉरिटी के रेवेन्यू, गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा लिया गया डेप्ट या फिर दिया गया डेप्ट. करेक्ट है? गवर्नमेंट अथॉरिटी लोगों से कर्जा
लेती भी है और कर्जा देती भी है। गवर्नमेंट के द्वारा किए गए एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के द्वारा किए गए अर्न किए गए रेवेन्यू और गवर्नमेंट के द्वारा लिए और दिए गए क्या बच्चों, डेप्ट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटी के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अथॉरिटी की रेवेन्यू और गवर्नमेंट अथॉरिटी के डेप्ट से रिलेटेड, तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जब कोई इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जब इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कोई जानकारी हम लोग ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ हम लोग किस बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गवर्नमेंट के द्वारा किए गए किसी भी एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करती है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करती है, सोशल एक्सपेंडिचर करती है, इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर करती है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, इन सभी एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ पब्लिक फाइनेंस। गवर्नमेंट जो डिफरेंट सोर्सेज से टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स के माध्यम से और टैक्स के अलावा अदर माध्यमों से जब गवर्नमेंट को इनकम मिलती है, तो अगेन मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, पब्लिक फाइनेंस की। गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर को सफिशिएंट करने के लिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जब डेप्ट लेता है, गवर्नमेंट जब कर्ज लेता है, अब वो डेप्ट जो गवर्नमेंट लेता है वो इंटरनल भी ले सकता है, मतलब देश के अंदर से भी ले सकता है या तो देश के बाहर से भी ले सकता है। तो इंटरनल वे में डेप्ट लिया गया, एक्सटर्नल वे में डेप्ट लिया गया, तो यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा लिया गया जो डेप्ट होता है, भले वो इंटरनली लिया हो या फिर वो एक्सटर्नली लिया हो, गवर्नमेंट के द्वारा किए गए जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट के द्वारा जो अर्न किए गए रेवेन्यू है, जब हम इनकी बात करते हैं ना बच्चों, तो इसका मतलब एग्जैक्टली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जहां पर गवर्नमेंट अथॉरिटी के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अथॉरिटी की रेवेन्यू, गवर्नमेंट अथॉरिटी का डेप्ट आपको दिखेगा, समझ जाना वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, पब्लिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट। तो पब्लिक फाइनेंस के बारे में हमें स्टडी करनी है, मतलब इस पूरे चैप्टर में हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की रेवेन्यू और गवर्नमेंट के द्वारा लिए और दिए गए डेप्ट्स। करेक्ट है। और कौन से गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट। तो हमारे कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, उन सभी फाइनेंशियल एक्टिविटी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। करेक्ट है। सो आई होप आपको इस चैप्टर का जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट आर द कॉन्सेप्ट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर इन द पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। करेक्ट एवरीवन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक से किस तरह से पॉइंट वाइज आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझाई गई है, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। ओके एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस इस वर्ड का जो बैकग्राउंड है वो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन मैं आपसे करता हूं। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। क्या होता है पब्लिक फाइनेंस, लेट डिस्कस इट वन बाय वन। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट आपको दिया है वो पॉइंट आपको दिया है बच्चों इंट्रोडक्शन का। ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया गया मैं आपको समझा देता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो बच्चों इंट्रोडक्शन में यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज पे देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर। गवर्नमेंट के ऊपर कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती है। गवर्नमेंट के ऊपर हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कुछ कार्यों को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। करेक्ट है। अब गवर्नमेंट के द्वारा परफॉर्म किए गए फंक्शन में से कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो ऑब्लिगेटरी फंक्शन है। ऑब्लिगेटरी फंक्शन का मतलब क्या होता है, कंपलसरी जो कार्य गवर्नमेंट को ही करने हैं, जिन कार्यों को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की ही होती है, उनको हम लोग कहते हैं बच्चों ऑब्लिगेटरी फंक्शन। मतलब ऐसे कार्य, ऐसी एक्टिविटियाँ विच इज कंपलसरी परफॉर्म बाय ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट अथॉरिटी। करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो हमारे संविधान के मुताबिक जो जवाबदारियां, जो एक्टिविटियां गवर्नमेंट के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है, उन्हें हम कहते हैं बच्चों ऑब्लिगेटरी फंक्शन। क्या कहेंगे, ऑब्लिगेटरी फंक्शन। इसके अलावा गवर्नमेंट अपने ऑब्लिगेटरी फंक्शन को परफॉर्म करने के अलावा देयर आर वेरियस फंक्शंस आर देयर विच आर ऑप्शनल इन नेचर। जो गवर्नमेंट के लिए ऑप्शनल इन नेचर है,
कि गवर्नमेंट उन फंक्शनों को परफॉर्म कर भी सकता है या फंक्शनों को परफॉर्म नहीं भी कर सकता है। बट फिर भी अगर हम अपने कंट्री की बात अगर करें तो हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस के साथ साथ में लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के फायदे के लिए कुछ ऑप्शनल फंक्शन भी परफॉर्म करती है। तो ये जो ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, ये जो ऑप्शनल फंक्शन है, इसमें एग्जैक्टली गवर्नमेंट के क्या कार्य होते हैं, एग्जैक्टली इसमें गवर्नमेंट कौन सी एक्टिविटियां परफॉर्म करती है, आइए पहले उनके बारे में हम समझते हैं। करेक्ट है। तो बच्चों जब हम बात करते हैं ऑब्लिगेटरी फंक्शन की, तो ऑब्लिगेटरी फंक्शन में गवर्नमेंट के कुछ कंपलसरी एक्टिविटियां परफॉर्म की जाती है, जैसे कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, हमारे देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिसके लिए गवर्नमेंट को हर स्टेट में डिफरेंट स्टेट में पुलिस डिपार्टमेंट का बंदोबस्त करना होता है, जिनका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करना। डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट को कोर्ट बनाने पड़ते हैं, जहां पर लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और वहां पर जिसको जो भी जस्टिस देना होता है वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली दिया जाता है। इसके अलावा हमारे देश की जो सुरक्षा होती है, हमारे देश का जो डिफेंस होता है, उस डिफेंस की एक्टिविटी को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है बच्चों? गवर्नमेंट की होती है। तो ऐसे कुछ कंपलसरी फंक्शन है जो गवर्नमेंट के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं ऑब्लिगेटरी फंक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन के पॉइंट में क्या लिखा गया है, इस बात की क्लैरिटी और भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर बच्चों लिखा गया है कि पब्लिक फाइनेंस जो है इज वन ऑफ द ओल्ड ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमिक्स विच हाईलाइट्स द रोल एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी। तो पब्लिक फाइनेंस बच्चों ये कोई मॉडर्न इकोनॉमी से आई हुई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही पुराने ज़माने से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। मतलब बहुत ही पुराने ज़माने से इस कॉन्सेप्ट को, इस वर्ड को यूज़ किया जा रहा है। पब्लिक फाइनेंस इस वर्ड से ये बात समझ में आता है कि पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट के द्वारा कुछ यहाँ पर फंक्शन, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एक्टिविटियों को यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रोल यहाँ पर प्ले किए जाते हैं। ठीक है ना? यस, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन created by the people in a specific region, specific region to perform the various functions such as a protection from external attack। करेक्ट है, मतलब दूसरे कंट्रियों से अपने कंट्रियों को होने वाला जो आक्रमण है, होने वाला जो अटैक है, उस अटैक से हमारी कंट्री की सुरक्षा करना। आई एम टॉकिंग अबाउट डिफेंसिव एक्टिविटी। करेक्ट है ना? इसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ दी पीपल, लोगों के द्वारा जो अपने अपने नाम पर प्राइवेट प्रॉपर्टी परचेस की जाती है, तो उस प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है बच्चों? गवर्नमेंट की, जिसके लिए गवर्नमेंट हमारे कंट्री में लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टियों को मेंटेन करने के लिए क्या बनाता है? लॉ एंड ऑर्डर बनाता है। इसके अलावा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना। करेक्ट है। मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना। इसके अलावा प्रोविजंस ऑफ सोशल नीड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। इसके अलावा हमारे देश में शिक्षा और आरोग्य, शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ से संबंधित चीज़ों की व्यवस्था करना। तो ये जितनी भी चीज़ें बच्चों मैंने बताई, ये सारी चीज़ों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है और इन सभी चीज़ों को फुलफिल करने में गवर्नमेंट के द्वारा ही रोल परफॉर्म किए जाते हैं। अब आप ही बताइए कि गवर्नमेंट के द्वारा अगर ये सारे रोल अगर परफॉर्म किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा अगर ये एक्टिविटियाँ परफॉर्म की जा रही है, तो ऑफ कोर्स इन सभी एक्टिविटियों को परफॉर्म करने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ, कम ऑन, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट बच्चों? फाइनेंस। क्योंकि गवर्नमेंट अगर इन सभी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटियों को अगर फुलफिल कर रही है, तो इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को फुलफिल करने के लिए जिन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारा रिसोर्सेज यहाँ पर गवर्नमेंट के पास आना चाहिए। और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना है? पब्लिक फाइनेंस। करेक्ट है? यस। अब यहाँ पर बच्चों आगे लिखा है कि जो गवर्नमेंट के फंक्शन है, जो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कार्य होते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के फंक्शन को, गवर्नमेंट के द्वारा परफॉर्म किए गए एक्टिविटीज़ को यहाँ पर दो पार्ट में बच्चों डिवाइड किया गया है। ठीक है ना? कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है बच्चों
ऑब्लिगेटरी फंक्शन। क्या है? ऑब्लिगेटरी फंक्शन, ठीक है। और दूसरा होता है बच्चों ऑप्शनल फंक्शन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के कौन कौन से कार्य गवर्नमेंट की यहाँ पर नेसेसिटी है, मतलब जिन फंक्शंस को परफॉर्म करना गवर्नमेंट के ऊपर कंपलसरी एक्ट है, और कौन से फंक्शन को परफॉर्म करना गवर्नमेंट के लिए ऑप्शनल होता है। करेक्ट है। तो पहले उस फंक्शंस की यहाँ पर हम लोग लिस्ट रेडी कर लेते हैं, जिससे ये आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट कौन कौन से कार्यों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। करेक्ट है। तो आइए देखिए ऑब्लिगेटरी फंक्शंस में क्या क्या फंक्शंस आते हैं और ऑप्शनल फंक्शन में गवर्नमेंट के कौन कौन से कार्य आते हैं। तो आप देख सकते हैं आगे लिखा है बच्चों कि ऑब्लिगेटरी फंक्शन की बात अगर करें तो उसमें सबसे पहला आता है बच्चों प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक। क्या आता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम, जस्ट अ मिनट, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल क्या? अटैक, ठीक है। इसके अलावा दूसरा फंक्शन है बच्चों मेंटेनिंग, यस, मेंटेनिंग व्हाट? इंटरनल, यस, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। चलो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम भी गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी होता है। करेक्ट है, यस। इसके अलावा एक्सेट्रा, इसके अलावा हम कह सकते हैं दैट इज डिफेंस भी इसमें आ गया, एंड लॉ ऑर्डर की व्यवस्था करना भी इसके अंदर आ गया, एंड समथिंग एक्सेट्रा। तो बच्चों ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटियां है हमारी कंट्री की सुरक्षा और हमारे कंट्री के इंटरनली कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जिससे कि कोई किसी के साथ किसी प्रकार का इनजस्टिस न करे, कोई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को हड़पे नहीं, कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए, कोई किसी के साथ गलत ना करे। इन सभी चीज़ों को बेसिक तरीके से सुरक्षा देने का काम किसका होता है बच्चों? गवर्नमेंट का। और ये गवर्नमेंट का कौन सा फंक्शन है बच्चों? ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, जो गवर्नमेंट को कंपल्सरीली परफॉर्म करना ही पड़ेगा। करेक्ट है। तो इसमें दो सबसे मेजर होते हैं, एक होता है दूसरे कंट्रियों से अपनी कंट्रियों को अटैक से बचाना, दैट इज डिफेंसिव एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऐसे 3 लेवल की जो सेना है, 3 लेवल के जो वी कैन से यहाँ पर मिलिट्री है, वो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर फॉर्म की जाती है, और गवर्नमेंट के द्वारा इन सभी चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। जो भी रिसोर्सेस यहाँ पर दूसरे कंट्रियों से अपने कंट्री को अटैक से बचाने के लिए लगेंगे, उन सभी रिसोर्सेस की व्यवस्था करके देने की जवाबदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। इसके अलावा हमारे कंट्री में इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले जो होते हैं उनके लिए अलग अलग अथॉरिटियाँ गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के लिए बेसिक है, गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी है, जिसमें गवर्नमेंट को यहाँ पर कंपलसरी अपना काम करना पड़ता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के लिए ये सारे फंक्शन जो है बच्चों कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी गवर्नमेंट हमारी कंट्री की लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए ये सारे फंक्शन भी परफॉर्म करती है, जिनको हम लोग कहते हैं ऑप्शनल फंक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं उसमें क्या है बच्चों। तो ऑप्शनल फंक्शन में लिखा है प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। तो गवर्नमेंट की यहाँ पर ऑप्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोविजन करे, मतलब व्यवस्था करे, किस चीज़ की? प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, जिसके लिए जगह जगह पर गवर्नमेंट के स्कूल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स जो है वो जगह जगह पर बच्चों एस्टैब्लिश किए गए हैं। करेक्ट है। जिन अस्पतालों में, जिन स्कूलों में यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करती है। ठीक है। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, लोगों को सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करना। सामाजिक सुरक्षा किस तरह से प्रोवाइड करना? जैसे कि जो लोग इस समय ओल्ड एज कैटेगरी में चले गए हैं, जो इस समय काम करने योग्य नहीं है, उन लोगों के लिए उनके उस समय में पेंशन की सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है ना, सोशल सिक्योरिटी में पेंशन हो गया, एंड अदर वेलफेयर मेजर। उसके अलावा और भी अलग अलग बेनिफिट्स है जो लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। अदर वेलफेयर मेजर्स आ गए। ठीक है, ये सब बच्चों क्या है? गवर्नमेंट के ऑप्शनल है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गवर्नमेंट के लिए क्या है बच्चों? ऑप्शनल है। करेक्ट है ना। हमारे कंट्री में लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डेवलप करना, अगेन ये भी गवर्नमेंट के लिए ऑप्शनल है, बट ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट को परफॉर्म करनी होती है। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो देयर आर वेरियस फंक्शंस that government have to perform in our country
फॉर आवर कंट्रीज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इन सभी प्रकार के डेवलपमेंट को करने के लिए गवर्नमेंट को यहाँ पर बहुत सारे खर्चे करने होते हैं। नॉट ओनली दिस मच, इवन फॉर द पर्पज ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट ऑल्सो, हमारे कंट्री में टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए भी, हमारी कंट्री में इंटरनेशनल ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पर हमारी कंट्री में गवर्नमेंट को बहुत से कदम, बहुत से स्टेप्स लेने होते हैं, बहुत से फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। और इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ व्हाट, देयर इज़ अ नीड ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक एक्सपेंडिचर नहीं करेगी तब तक ये सारे फंक्शंस गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकती। और एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या होना चाहिए बच्चों, रेवेन्यू भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट के पास इनकम नहीं होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगी। और कभी कभार समझो एग्जांपल, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में कभी कभार जब डिसबैलेंस होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रेवेन्यू कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा, इनकम कम हो जाती है गवर्नमेंट की और खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को जाना पड़ता है किसके पास बच्चों, डेप्ट के पास, करेक्ट है ना। तो इस तरह से गवर्नमेंट यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्यों करे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू की क्यों रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट को डेप्ट क्यों लेना पड़ता है, तो इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट को इसलिए होती है क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है। और इन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से गवर्नमेंट के फंक्शन को परफॉर्म करने में अपना कंट्रीब्यूशन देती है, उन्हीं की स्टडी हमें यहाँ पर करनी है, विच इज़ कॉल्ड एज क्या बच्चों, पब्लिक फाइनेंस, करेक्ट है, यस। तो यहाँ पर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने खत्म समझा दिया आपको, जिसमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि देयर आर वेरियस फंक्शन दैट गवर्नमेंट नीड टू परफॉर्म, and for performing this all function smoothly there is a need of finance, there is a need to expenditure, there is a need to earn revenue, and sometimes there is also need to take a debt. Okay, when government is doing this activity then only government will able to perform his obligatory as well as optional function, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट ये सभी चीज़ों की व्यवस्था अगर करती है तो ही गवर्नमेंट अपने कार्यों को, अपने फंक्शनों को स्मूथ तरीके से परफॉर्म कर सकती है, करेक्ट है। तो आइए देखते हैं बच्चों कि पब्लिक फाइनेंस का यहाँ पर मीनिंग और नेचर क्या दिया गया है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें स्टडी करना है वो क्या है, मीनिंग। तो अभी हम देखेंगे पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है। जो मैंने बताया तो वही मतलब है, बस यहाँ पर जो आपको दिया है उसको एक बार रीड कर लेते हैं जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पर मीनिंग में लिखा है कि टू परफॉर्म दी अबव मेंशन फंक्शन, जो फंक्शन मैंने आपको इसके पहले बताए थे, ऑब्लिगेटरी फंक्शन और क्या ऑप्शनल फंक्शन, इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, टू परफॉर्म दी अबव मेंशन फंक्शन एडिक्वेटली एंड इफिशिएंटली। अगर आपका गवर्नमेंट अगर इन सभी कार्यों को एडिक्वेटली मतलब संपूर्ण तरीके से, पर्याप्त तरीके से, और इफ़िशिएंटली मतलब एक अच्छे तरीके से, कुछ रिजल्ट आया उस तरीके से अगर गवर्नमेंट को परफॉर्म करना है, सो एनी गवर्नमेंट नीड ऑफ फंड्स। तो इन सभी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, करेक्ट है ना। विच कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और ये सारे फंड्स जो है गवर्नमेंट को अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग माध्यमों से प्राप्त होते हैं। अगर नॉर्मली आपको नॉर्मल समझने के लिए कहा जाए तो गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है। तो गवर्नमेंट के बच्चों सोर्स ऑफ रेवेन्यू में सबसे इम्पॉर्टेंटली गवर्नमेंट के दो रेवेन्यू है। एक है टैक्स रेवेन्यू, जहाँ पर गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस को कलेक्ट करके रेवेन्यू जनरेट करती है, और दूसरा होता है बच्चों नॉन टैक्स रेवेन्यू, जहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स के अलावा और भी अलग अलग माध्यम है जिन माध्यमों से इनकम जनरेट करती है। कौन से माध्यम है, कौन सा रेवेन्यू टैक्स में आएगा, कौन सा रेवेन्यू नॉन टैक्स में आएगा, इन सब चीज़ों को इस चैप्टर में हमें विस्तार से पढ़ना है, पूरा डिटेल में स्टडी करना है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो यहाँ पर बच्चों कॉम्बिनेशन है दो शब्दों का, एक है पब्लिक, दूसरा है क्या बच्चों फाइनेंस। तो मैंने आपको ऑलरेडी पब्लिक का मतलब भी बता दिया है और फाइनेंस का मतलब भी यहाँ पर बताया है, वही चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी, ओके। पब्लिक इज कलेक्टिवली, जब हम पब्लिक कहते हैं तो कलेक्टिवली फॉर द इंडिविजुअल्स लिविंग
विद इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। तो हमारे कंट्री के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं, रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, उन सभी इंडिविजुअल्स के ग्रुप को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री में कहीं पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स खड़े हैं, तो आप कहेंगे ये पब्लिक है, करेक्ट है। तो इंडिविजुअल्स के बहुत सारे लोगों के ग्रुप को वी कैन यूज़ द वर्ड पब्लिक, ओके, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स में, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम पब्लिक मतलब इंडिविजुअल्स लोगों के ग्रुप को नहीं कहेंगे। इकोनॉमिक्स में पब्लिक का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, गवर्नमेंट अथॉरिटी विच इज़ वर्किंग इन द 3 डिफरेंट लेवल, करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ओके। इकोनॉमिक्स में इट इज़ यूज्ड टू सिग्निफाई द गवर्नमेंट विच रिप्रेजेंट द पब्लिक। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात अगर करें तो इकोनॉमिक्स में इस पब्लिक वर्ड का मतलब किससे होता है बच्चों, गवर्नमेंट से होता है। तो यहाँ पर ये जो पब्लिक वर्ड है, ये पब्लिक वर्ड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों पब्लिक का वर्ड खत्म हुआ। जनरली पब्लिक का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके। इकोनॉमिक्स में पब्लिक का कंसर्न किससे होता है बच्चों, गवर्नमेंट से। मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक्स में पब्लिक ये वर्ड जो है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हम फाइनेंस का सिंपली मीनिंग अगर देखें, सिंपल अर्थ अगर हम फाइनेंस का बच्चों देखें, तो फाइनेंस का सिंपली मीनिंग होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कम ऑन, तो फाइनेंस का सिंपल मतलब क्या होता है बच्चों, इनकम एंड क्या, एक्सपेंडिचर। तो फाइनेंस का सिंपल मतलब क्या हुआ, इनकम एंड क्या बच्चों, एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, कम ऑन, गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के इस पूरे टर्म को यहाँ पर कहेंगे बच्चों पब्लिक फाइनेंस। तो ये हुआ मीनिंग, क्या हुआ बच्चों, मीनिंग। किसका मीनिंग बताया, पब्लिक फाइनेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे लिखा है बच्चों कि दस पब्लिक फाइनेंस। इसलिए अभी ये सब डिस्कशन जो हमने किया इन सभी चीज़ों से पब्लिक फाइनेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ बच्चों, आपको आगे यहाँ पे दिया है कि दस पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट a study of the principle of income and expenditure of the government at a central level, state level and local levels। ऑलरेडी ये बात हमने पहले ही कर ली है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के इनकम के रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स है, गवर्नमेंट जिस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे एक्सपेंडिचर करता है, जिस प्रिंसिपल से गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करता है, ऐसे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और इनकम के प्रिंसिपल्स को जब हम स्टडी करेंगे तो हम एग्जैक्टली किस चीज़ की स्टडी करेंगे बच्चों, पब्लिक फाइनेंस की स्टडी करेंगे। तो पब्लिक फाइनेंस में हमें प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड प्रिंसिपल ऑफ इनकम पढ़ना है, किसका बच्चों, गवर्नमेंट का। और जब मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जब मैं गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ, सो हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट एट अ 3 डिफरेंट लेवल, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एज वेल एज लोकल अथॉरिटी लेवल, करेक्ट है यहाँ तक, ठीक है। दिस स्टडी इज डन अंडर द पब्लिक फाइनेंस ब्रांच इन इकोनॉमिक्स। और इस प्रकार से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के इनकम से रिलेटेड जो स्टडी है वो हमें इकोनॉमिक्स की इस ब्रांच में स्टडी करनी है। तो ये पब्लिक फाइनेंस जो है वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है और इस ब्रांच में, इस पब्लिक फाइनेंस की ब्रांच में हमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के इनकम से रिलेटेड स्टडी करनी पड़ेगी, करेक्ट है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ आपका पब्लिक फाइनेंस का मतलब। आई होप आपको पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। एंड नाउ लेट्स वी स्टार्ट अ डिस्कशन अबाउट डेफिनेशन, ओके। तो अगेन बच्चों डेफिनेशन भी हमें ऐसा ही सेलेक्ट करना है जो हमें इजीली समझ में आ जाए और जिसको हम आसानी से याद रखें, करेक्ट है। तो बच्चों डेफिनेशन में हम अगर आते हैं तो यहाँ पर बच्चों आपको 2 डेफिनेशन दिया है। एक आपको डेफिनेशन दिया है अकॉर्डिंग टू हुक डाल्टन और सेकंड डेफिनेशन इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिंडले शिरास, ओके। तो यहाँ पर बच्चों जो सेकंड वाला डेफिनेशन है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू रिमेंबर है। तो आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड फोकस ऑन द सेकंड डेफिनेशन ओनली, क्योंकि एग्जाम में कहीं पर भी आपको 2 डेफिनेशन लिखो ऐसा नहीं पूछता, ओनली 1 डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड। सो दैट 1 डेफिनेशन आई एम सेलेक्टिंग विच इज सुटेबल टू यू, दैट इज सेकेंड वाला डेफिनेशन, दैट इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिंडले शिरास, ओके। तो यहाँ पर डेफिनेशन हम लोग ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर
यस, प्रोफेसर फिंडले शिरस, ओके, SHIRRAS, ओके। तो इस इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिए गए डेफिनेशंस को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है बच्चों, आइए देखिए। डेफिनेशन है कि पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ, कम ऑन, पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स अंडरलाइन, मैं पहले लिख लूँ फिर आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। प्रिंसिपल अंडरलाइन द स्पेंडिंग, बच्चों स्पेंडिंग का मतलब यहाँ पर एक्सपेंडिचर से है, ठीक है। स्पेंडिंग एंड रेजिंग का मतलब यहाँ पर बच्चों रेवेन्यू से है, ठीक है। स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स, स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ क्या बच्चों, फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटी। तो यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा, पब्लिक अथॉरिटीज का मतलब समझ में आ रहा है। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब हुआ यहाँ पर गवर्नमेंट के वो 3 अथॉरिटियाँ विच आर वर्किंग ऑन 3 डिफरेंट लेवल, दैट इज सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल, करेक्ट है। तो जो डिफरेंट अथॉरिटियाँ सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे वर्क कर रही है, ऐसी अथॉरिटियों के द्वारा जो स्पेंडिंग्स की जाती है, ऐसी अथॉरिटियों के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, ऐसे अथॉरिटियों के द्वारा जो फंड्स को रेस किया जाता है, मतलब रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स होंगे, उस प्रिंसिपल्स को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। कहाँ पर बच्चों, पब्लिक फाइनेंस में। तो यहाँ पर इन शॉर्ट इसका मीनिंग एकदम क्लियर होना चाहिए आपको कि पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ, कम ऑन, पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ, पब्लिक फाइनेंस पे हम स्टडी करते हैं किस चीज का, प्रिंसिपल्स का, सिद्धांतों का। कौन से सिद्धांतों का बच्चों, सिद्धांतों का अंडरलाइन जो इसके अंतर्गत आते हैं। कौन से अंतर्गत बच्चों, एक्सपेंडिंग एंड रेजिंग, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए खर्चे और गवर्नमेंट के द्वारा जनरेट किए गए रेवेन्यू से रिलेटेड जो प्रिंसिपल होते हैं, जो किसके होते हैं बच्चे, पब्लिक अथॉरिटी की। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटी के स्पेंडिंग और गवर्नमेंट अथॉरिटी के रेवेन्यूज के अंतर्गत आने वाले प्रिंसिपल्स की स्टडी को हम लोग कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। तो बच्चों इन शॉर्ट जहाँ पर भी आप गवर्नमेंट अथॉरिटी के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट अथॉरिटी की रेवेन्यू, गवर्नमेंट अथॉरिटी के इनकम से रिलेटेड अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो इसका मतलब आप किसकी स्टडी कर रहे हो, पब्लिक फाइनेंस की, जिसके अंदर ओनली सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल अथॉरिटी के द्वारा किए गए एक्सपेंडिचर के द्वारा जनरेट की गई रेवेन्यू के प्रिंसिपल का स्टडी किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज अ पब्लिक फाइनेंस, करेक्ट है। चलिए, तो ये हुआ बच्चों आपका डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल अंडरलाइन द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड बाय पब्लिक अथॉरिटी, कि किस तरह से पब्लिक अथॉरिटी फंड्स को स्पेंड करती है, किस तरह से पब्लिक अथॉरिटी फंड्स को जनरेट करती है, और इस फंड्स के रेट से और फंड्स के स्पेंडिंग से रिलेटेड जो यहाँ पर प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल्स की स्टडी को यहाँ पर कहा जाता है पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो डेफिनेशन वाला पार्ट भी यहाँ पर खत्म होता है। अब बच्चों आपको नेक्स्ट यहाँ पर दिया है डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। तो यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस के बीच में आपको डिस्टिंग्विश दिया गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। तो आइए देखते हैं पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या भेद है, करेक्ट है। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड क्या बच्चों, प्राइवेट फाइनेंस, ठीक है। यस, तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे डिस्टिंग्विश को समझना। तो इस तरह से डिस्टिंग्विश के पॉइंट में यहाँ पर लिखूंगा, ओनली आई विल राइट द पॉइंट, द एक्सप्लेनेशन इज ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक,
So here we will say public finance, ओके, एंड यहाँ पर हम लेंगे क्या बच्चों, प्राइवेट फाइनेंस, ठीक है, यस। तो यहाँ पर बच्चों अगर नॉर्मली अगर हम इसका मीनिंग पहले देखें, पब्लिक फाइनेंस का और प्राइवेट फाइनेंस का, अगर हम लोग एक नॉर्मल मीनिंग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर देखें तो क्या, पब्लिक फाइनेंस का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता है, द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू विच आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज, करेक्ट है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की रेवेन्यू को यहाँ पर कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक फाइनेंस। और जब हम प्राइवेट फाइनेंस कहते हैं तो यहाँ पर बच्चों अथॉरिटी चेंज हो गई, यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटी थी बट यहाँ पर बच्चों प्राइवेट अथॉरिटी है। जब यहाँ पर प्राइवेट अथॉरिटी है तो इसका मतलब हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी बच्चों, इंडिविजुअल्स की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों ग्रुप ऑफ पीपल की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पर हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ऐसी अथॉरिटी की बात करेंगे जो बच्चों गवर्नमेंट के साथ में बिल्कुल भी रिलेशन रखती नहीं है। तो जिस फाइनेंस का रिलेशन गवर्नमेंट के साथ नहीं होता है, जो फाइनेंस किसी इंडिविजुअल, किसी ग्रुप ऑफ पीपल, किसी इंडस्ट्री या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जो इनकम होती है, उस फाइनेंस को हम लोग कहते हैं प्राइवेट फाइनेंस, करेक्ट है बच्चों। जैसे एग्जांपल पब्लिक फाइनेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लोगों का वेलफेयर, लोगों का फायदा। उसी तरह से प्राइवेट फाइनेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, खुद के ऑर्गेनाइजेशन का, खुद के ग्रुप्स का बेनिफिट, करेक्ट है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्टिंग्विश फॉर्म में मिलेंगी, जो आपको पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस के बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा, करेक्ट है। तो आइए बच्चों आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 71 पे, जहाँ पर आपको ऊपर एक डिस्टिंग्विश दिया है पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस का, उनको पहले यहाँ पर पॉइंट वाइज समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट आपको टेक्स्ट बुक में दिया है वो दिया है बच्चों ऑब्जेक्टिव्स, ओके। तो यहाँ पर हमें समझना है कि इस दोनों फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ओके। यहाँ पर दोनों फाइनेंशियल एक्टिविटी के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पहले ही क्लियर कर दिया था कि पब्लिक फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी को बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। जो भी लिखा है उसका मतलब यही है, सोसाइटी को बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। और प्राइवेट फाइनेंस का मतलब एकदम क्लियर वहाँ पे दिया है कि अपने प्राइवेट फायदे को फुलफिल करना, करेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर समझो एग्जांपल किसी भी प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी को अंडरटेक करती है, और इस प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी को अंडरटेक करने के लिए वो तो जो भी एक्सपेंडिचर करती है या जो भी रेवेन्यू जनरेट करती है, तो उस एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को जनरेट करने के पीछे का उसका मकसद वही है कि अपने ऑर्गेनाइजेशंस के नीड्स को कंप्लीट करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन की भलाई करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट लाना। तो प्राइवेट फाइनेंस का जो स्कोप है वो खुद के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वहीं पर पब्लिक फाइनेंस का जो स्कोप होता है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, वो हमारे समाज के डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव आपको समझा दिया कि यहाँ पर दोनों के उद्देश्य एक्टिविटी को परफॉर्म करने के क्या होते हैं बच्चों, अलग होते हैं, करेक्ट है। देखिए उसमें लिखा है क्लियरली कि टू ऑफर अ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस टू द सोसाइटी। तो पब्लिक फाइनेंस के माध्यम से जो भी एक्सपेंडिचर किए जाएंगे वो सभी एक्सपेंडिचर को करने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना सोसाइटी को फ़ायदे से फ़ायदा देना, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में काम करना, जहाँ पर समाज का फ़ायदा हो उन सभी सुविधाओं को समाज के तक पहुँचाने का काम किसका होता है, पब्लिक फाइनेंस का। वहीं पर प्राइवेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, टू फुलफिल अ प्राइवेट इंटरेस्ट, अपना प्राइवेट भलाई, अपना खुद का इंटरेस्ट, अपना खुद का इंपॉर्टेंस, अपना खुद का डेवलपमेंट सोचना, ये ऑब्जेक्टिव किसका होता है, प्राइवेट फाइनेंस का, ठीक है। इसी तरह से बच्चों सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेकंड ऑब्जेक्टिव है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो सेकंड ऑब्जेक्टिव बच्चों क्या है इनका, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, यस, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। ये सारे पॉइंट हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये आपको पब्लिक फाइनेंस को और भी क्लियरिटी में समझाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ क्या लिखा है बच्चों, एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, कि पब्लिक फाइनेंस के जो एक्सपेंडिचर है, मतलब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है
वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ कहाँ पर किए जाएंगे, वो कौन डिसाइड करेगा। हु विल डिसाइड द वेज, हु विल डिसाइड द सेक्टर वेयर गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड द मनी। करेक्ट है। आइए देखिए बच्चों, क्लियर लिखा है कि गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइन द वॉल्यूम एंड डिफरेंट वेज ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी, क्योंकि ये पब्लिक फाइनेंस है जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी कि हमारा यहाँ पर एक्सपेंडिचर करने का कितना वॉल्यूम होगा, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ मनी हम यहाँ पर खर्च करेंगे और वो खर्चे यहाँ पर कौन कौन से कार्यों के लिए किए जाएंगे। तो खर्चे का अमाउंट दैट इज कॉल्ड एज अ वॉल्यूम ऑफ मनी, और वेज ऑफ स्पेंडिंग कहाँ कहाँ पर खर्च किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। तो इन शॉर्ट एक्सपेंडिचर का जो डिसीजन है, एक्सपेंडिचर के जो भी यहाँ पर खर्च किए जाएंगे, जितनी अमाउंट खर्च की जाएगी, दैट ऑल गोइंग टू डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी ओनली। करेक्ट है। इसी तरह से अगर हम प्राइवेट फाइनेंस की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर लिखा है क्लियरली, एन इंडिविजुअल कंसीडर हिज इनकम एंड देन डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर। जैसे कि यहाँ पर हम प्राइवेट फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो ये फाइनेंस किसी इंडिविजुअल के डिसीजंस पे डिपेंड होता है। तो भाई जिसका फाइनेंस होगा, फॉर एग्जांपल मेरे कोचिंग क्लासेस का फाइनेंस जो होगा वो मैं डिसाइड करूँगा। इफ़ आई एम द ओनर ऑफ दिस कोचिंग क्लासेस, सो आई हैव अ राइट टू डिसाइड दैट व्हाट अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है ना, आई हैव टू एक्सपेंड एंड वेयर आई हैव टू स्पेंड। तो यहाँ पर प्राइवेट फाइनेंस में इंडिविजुअल इज हैविंग अथॉरिटी टू डिटरमाइन द एक्सपेंडिचर, एंड पब्लिक फाइनेंस के अंदर गवर्नमेंट इज हैविंग अथॉरिटी टू डिटरमाइन वेयर एंड व्हाई to spend the money and how much amount is going to spend, that all going to decided by different authority। तो पब्लिक फाइनेंस में ये अथॉरिटी एक्सपेंडिचर को करने की अथॉरिटी किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। और प्राइवेट फाइनेंस में कितना पैसा और कहाँ कहाँ पर खर्च करना है इसको डिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बच्चों, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को होती है। करेक्ट है। या फिर वो फाइनेंस जिस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस पर्सन से, जिस ग्रुप ऑफ पर्सन से जुड़ा होगा, वही ग्रुप ऑफ पर्सन, वही इंडस्ट्री, वही कंपनी डिसाइड करेगी कि हमें कहाँ पर कितने पैसे खर्च करने हैं। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आपका थर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रेडिट स्टेटस। ओके, क्रेडिट स्टेटस। आइए देखिए कि क्रेडिट स्टेटस क्या होता है बच्चों। तो हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट। ऑफ कोर्स पब्लिक फाइनेंस का वॉल्यूम जो है, पब्लिक फाइनेंस का जो घनत्व है, पब्लिक फाइनेंस का जो वॉल्यूम ऑफ मनी है, वो प्राइवेट फाइनेंस की अपेक्षा कितना तो भी ज़्यादा होता है। करेक्ट है। तो यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस का ऑफ कोर्स अगर वॉल्यूम ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है तो इसका क्रेडिट स्टेटस जो है वो ऑफ कोर्स हायर होगा कंपेयर टू किससे, प्राइवेट फाइनेंस से। मतलब पब्लिक फाइनेंस में जो अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिट के फॉर्म में दिया और क्रेडिट के फॉर्म में लिया जाता है, उसकी अमाउंट, उसका जो वॉल्यूम है वो प्राइवेट फाइनेंस की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट, हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट इट मीन्स द मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ फंड्स। करेक्ट है, क्रेडिट इन द मार्केट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बड़े अमाउंट का क्रेडिट लिया भी जाता है और बहुत बड़े अमाउंट का क्रेडिट दिया भी जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट के फाइनेंस का जो क्रेडिट वॉल्यूम है वो प्राइवेट फाइनेंस की अपेक्षा कैसा होता है बच्चों, हाई होता है। करेक्ट है। यहाँ की अगर हम बात करें तो क्रेडिट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल इज़ लिमिटेड, क्योंकि प्राइवेट फाइनेंस के पास जो अमाउंट ऑफ मनी है वो पब्लिक फाइनेंस की अपेक्षा कैसा होता है, लिमिटेड होता है। लेकिन पब्लिक फाइनेंस का क्रेडिट स्टेटस जो है वो प्राइवेट फाइनेंस से कई गुना ज़्यादा होता है। मतलब ये लोगों का क्रेडिट स्टेटस का जो लेवल है वो प्राइवेट फाइनेंस की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हेयर देर इज़ अ मोर वॉल्यूम ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड, और यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड होता है। इसलिए दोनों के क्रेडिट स्टेटस में बच्चों काफ़ी अंतर है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है राइट टू प्रिंट करेंसी। राइट टू प्रिंट करेंसी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सी अथॉरिटी को करेंसी बोले तो पैसे, चलन, नोट, ठीक है ना, कॉइन्स, ठीक है,
तो यहाँ पर कौन सी अथॉरिटी को करेंसी प्रिंट करने का अधिकार है? ये तो क्लियर सी बात है भाई, गवर्नमेंट इज हैविंग अ अथॉरिटी टू प्रिंट द करेंसी एंड गवर्नमेंट फाइनेंस इज रिलेटेड टू व्हाट? पब्लिक फाइनेंस. प्राइवेट फाइनेंस डज नॉट हैव एनी राइट टू प्रिंट एनी अमाउंट ऑफ और एनी डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी. तो प्राइवेट फाइनेंस को करेंसी प्रिंट करने का कोई अधिकार नहीं है. वहीं पर गवर्नमेंट फाइनेंस को करेंसी जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली या जो भी प्रिंसिपल ऑफ करेंसी प्रिंटिंग होगा उसके अकॉर्डिंगली प्रिंट करने का अधिकार किसको होता है? पब्लिक फाइनेंस को होता है. ठीक है. यस, द गवर्नमेंट कैन प्रिंट नोट्स थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और यहाँ पर गवर्नमेंट खुद नहीं प्रिंट करेगी, तो गवर्नमेंट ने एक अलग से बॉडी बनाई है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है करेंसी को प्रिंट करना. ठीक है. एंड प्राइवेट इंडिविजुअल डज नॉट एंजॉय सच राइट. और ऐसा अधिकार प्राइवेट फाइनेंस के द्वारा एंजॉय किया जाता नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट डिस्टिंग्विश है बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस. नाउ इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस मतलब कौन से अथॉरिटी का फाइनेंस फ्लेक्सिबल है और कौन से अथॉरिटी का फाइनेंस फ्लेक्सिबल नहीं है. तो ऑफ कोर्स जिसके पास बहुत बड़े वॉल्यूम का फाइनेंस अवेलेबल है, जिसके पास बहुत से एरियाज़ है फाइनेंस को लाने के, फाइनेंस को लेकर जाने के, तो ऑफ कोर्स उनका फाइनेंस में इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होगा. इनके पास लिमिटेड स्कोप है फाइनेंस को लाने के भी और फाइनेंस को स्पेंड करने के भी, तो ऑफ कोर्स इनकी इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस इनके कंपैरिजन में क्या होगी? काफ़ी कम होगी. करेक्ट है. तो जिसके पास बच्चों फाइनेंस के आने का और फाइनेंस के जाने का सोर्सेस बहुत ज़्यादा होता है, उनके यहाँ फाइनेंस की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है. मतलब वहाँ पर फाइनेंस जो होता है उसमें चेंजेस बहुत से डिफरेंट तरीके से किए जा सकते हैं. बट प्राइवेट फाइनेंस के अंदर बहुत सारे सोर्सेस नहीं होते हैं फाइनेंस को आने के भी और फाइनेंस के जाने के भी. दैट्स वाई दे आर एंजॉइंग ए वेरी लेस इलास्टिसिटी इन फाइनेंस. ओके, आइए देखेंगे बच्चों यहाँ पे. सो पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक एंड देर इज अ नॉट मच स्कोप फॉर चेंजेस इन प्राइवेट फाइनेंस. मैंने आपको ऐसे कहा कि प्राइवेट फाइनेंस में पैसे को चेंज करने का या पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करने का या फिर पैसे को अलग अलग जगह से लाने का सोर्सेस कम होता है, और पब्लिक फाइनेंस के पास पैसों को कलेक्ट करने का सोर्सेस ज़्यादा होता है. इन दो कारणों की वजह से पब्लिक फाइनेंस में फाइनेंस की इलास्टिसिटी ज़्यादा और प्राइवेट फाइनेंस की इलास्टिसिटी कम होती है बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल एरियाज. करेक्ट है. लास्ट आपका लिखा है बच्चों इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी. कौन से फाइनेंस से हमारी अर्थव्यवस्था को इफेक्ट पड़ता है? तो ऑफ कोर्स जिसका वॉल्यूम ज़्यादा, ठीक है ना, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसके फाइनेंस की वजह से इकोनॉमी को अफेक्ट होगा. तो यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस का फाइनेंस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो इनकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक अफेक्ट हो सकती है. लेकिन प्राइवेट फाइनेंस की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं कि अफेक्ट नहीं हो सकती, अफेक्ट हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती है. करेक्ट है. तो कौन से फाइनेंस की वजह से अर्थव्यवस्था ज़्यादा अफेक्ट होगी बच्चों? पब्लिक फाइनेंस की वजह से. प्राइवेट फाइनेंस की वजह से अर्थव्यवस्था ज़्यादा अफेक्ट होती नहीं है. ठीक है. यस, तो ट्रिमेंडस बोले तो प्रचंड इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पे हमारी कंट्री के. तो हमारी कंट्री के अर्थव्यवस्था पे सबसे ज़्यादा, सबसे प्रचंड परिणाम होता है किसका? पब्लिक फाइनेंस का. ओके. वहीं पर प्राइवेट फाइनेंस में क्या होता है? मार्जिनल इफेक्ट होता है. मार्जिनल इफेक्ट बोले तो स्मॉल इफेक्ट होता है ऑन नेशनल इकोनॉमी. तो इस तरीके से हमने पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस के बीच में क्या अंतर है, किसका इंपॉर्टेंस कहाँ पर ज़्यादा है, किसका इंपॉर्टेंस कहाँ पर कम है, कौन सा फ्लेक्सिबल है, कौन सा फ्लेक्सिबल नहीं है, कौन सी इकोनॉमी को ज़्यादा अफेक्ट करता है, कौन सी इकोनॉमी को कम अफेक्ट करता है, किसका क्रेडिट स्टेटस ज़्यादा है, किसका क्रेडिट स्टेटस कम है, ऐसी जुड़ी हुई कई सारी बातें जो है हमने यहाँ पर क्लियर की, जिससे हमें पब्लिक फाइनेंस के बारे में और भी बहुत सारी बातें पता चल गई. करेक्ट है कि पब्लिक फाइनेंस जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक फाइनेंस का एक्सपेंडिचर कौन डिसाइड करता है, पब्लिक फाइनेंस का क्रेडिट स्टेटस कैसा होता है, पब्लिक फाइनेंस को कौन से अधिकार होते हैं, पब्लिक फाइनेंस का फाइनेंशियल एक्टिविटी कैसा होता है, मोर इलास्टिक होता है, ज़्यादा चेंजेबल होता है, ज़्यादा डाइवर्सिफाइबल होता है, और पब्लिक फाइनेंस की वजह से हमारी इकोनॉमी ट्रिमेंडसली अफेक्ट होती है, प्रचंड तरीके से अफेक्ट होती है. करेक्ट है. तो ये हुआ बच्चों आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन किसके? पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस के बीच का. करेक्ट है. तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोगों ने पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इनिशियल कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर समझ लिए हैं.
अब आपको पब्लिक फाइनेंस इस वर्ड से रिलेटेड या इसकी मीनिंग या डेफिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। करेक्ट है? तो वीडियो को बच्चों आगे पीछे करके आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर रिवाइज करनी है, रिपीट करनी है, तो यू हैव अ एडवांटेजेस कि दैट यू हैव दिस ऑल वीडियो इन रिकॉर्डेड फॉर्म इन योर एप्लीकेशन। सो प्लीज़ गो थ्रू विद द वीडियोज़ n नंबर ऑफ टाइम्स। जितनी बार रिपीट करना चाहो उतनी बार आप रिपीट कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। करेक्ट है बच्चों? तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लेक्चर को स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर इस टेक्स्ट बुक का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तब तक बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।